बात करेंगे बंगाल की। बंगाल में जमकर रैलियों का दौर चल रहा है। मंगल की महाभारत से पहले आपको सोमवार का संग्राम दिखाते हैं। ममता बनर्जी आज उसी बांकुरा में 3 रैलियां करने वाली हैं, जहां से कल अमित शाह ममता बनर्जी पर बरसे थे। ममता और अमित शाह के बीच वार पलटवार वाले सोमवार की पूरी कहानी जानी। कांग्रेस को हटाना है या नहीं हटाना है? जरा जोर से बोलो, हटाना है या नहीं हटाना है? খেলা হবে, খেলা হবে, লড়াই হবে, লড়াই হবে। बंगाल का चुनाव दो ख्वाबों की एक ऐसी भिड़ंत है जिसमें एक किसी आंखों में 5 साल तक सजा रहेगा और दूसरा चकनाचूर हो जाएगा। एक सपना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का है कि जीत की हैट्रिक लगानी है, तो दूसरा सपना गृह मंत्री अमित शाह का है कि बंगाल विजय करना है तो करना है। भारत माता की, भारत माता की। अब ऐसे इत्तेफाक तो पूरे चुनाव आते रहेंगे जब रैलियों और रोड शो से बीजेपी और टीएमसी के बड़े नेता टकराएंगे। बांकुरा में अगर शाह ने जय श्री राम के उद्घोष से अपने लिए वोट की रणभेरी बजाई, तो ममता ने अपनी चोट को लेकर वार का पलटवार किया। ममता जी के पैर में चोट आई, देखा है ना आपने चोट आई। अभी तय नहीं हो रहा कि चोट कैसे आई। अगर मैं उनको पूछना चाहता हूँ, मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है, उनकी माताओं का दर्द आप जानती है? পায়ে পুরো প্লাস্টার করা অবস্থা, আমি হাঁটাচলা করতে পারছি না, কিন্তু তা সত্ত্বেও ইলেকশন সামনে কেউ কেউ হয়তো ভেবেছিল আমি হয়তো বেরোতেই পারবো না এই ভাঙা পা নিয়ে। ममता हो या शाह, दोनों की दो रैलियां थी। बांकुरा और झारग्राम में अमित शाह की, तो ममता ने पुरुलिया के बलरामपुर और बाघमुंडी में रैली की। दोनों की रैलियां आदिवासी प्रभाव वाले इलाकों में हुई। झारग्राम बंगाल का नक्सल प्रभावित जिला है जो ओडिशा और झारखंड से मिलता है। झारग्राम जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। बांकुरा से पहले शाह को झारग्राम जाना था, जहां हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण वो नहीं जा पाए, लेकिन इस मुद्दे पर उन्होंने ममता पर तंज जरूर कसा। हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई, मगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये षड्यंत्र है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा। टीएमसी कहती है कि भीड़ नहीं जुटी तो शाह कैसे जाते। इस पर सियासत के बीच ही ममता ने व्हीलचेयर में जन भावनाओं का पहिया जोड़ने की कोशिश की। अपनी चोट को उन्होंने जनता के दर्द से जोड़ दिया। दूसरी तरफ ममता के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। रिटर्निंग ऑफिसर के सामने शुभेंदु ने ममता के नामांकन पत्र पर सवाल उठाया है कि ममता ने अपने खिलाफ तमाम दर्ज मामलों को इसमें छुपाया है। इसमें उन्होंने 6 मामलों का जिक्र किया है, लेकिन ममता अपनी पुरानी धुन पर सवार है। আমার শরীরে যন্ত্রণা আছে, কিন্তু আমার যন্ত্রণার থেকেও সাধারণ মানুষের যন্ত্রণা অনেক বেশি। তাদের ভালো থাকতে হবে। अब बात उस साजिश की करते हैं जिसमें पूरी मुंबई उलझी हुई है। अंबानी के घर के पास खड़ी विस्फोटक भरी स्कॉर्पियो मामले में पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब तक की जांच में ये बात सामने आ रही है कि वाजे तो बस मोहरा हैं। तो सवाल ये कि असली मास्टरमाइंड कौन? एक हत्या, 2 कार और खौफनाक साजिश। मोहरा हुआ गिरफ्तार, लेकिन कौन है मास्टरमाइंड? रहस्य बरकरार। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक भरी स्कॉर्पियो के पीछे साजिश क्या थी? किसके इशारे पर साजिश रची गई? दिन ब दिन ये केस और बड़ा होता जा रहा है। दिन ब दिन शक का दायरा भी बढ़ रहा है। एनआईए तेजी से जांच में आगे बढ़ रही है। क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट सीआईयू के 2 सदस्य नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के दफ्तर पहुंचे। तस्वीरें देखिए जिसमें एनआईए के जांच अधिकारी टॉर्च जला जलाकर इनोवा गाड़ी की जांच कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस गाड़ी का इस्तेमाल एपीआई सचिन वाजे और उनकी टीम करती थी।
रात 3:35 पर इस गाड़ी को टो कर ले जाया गया। यानी एंटीलिया केस में जांच की धुरी 2 गाड़ियों से होती हुई एपीआई सचिन वाजे तक पहुंच गई है। वाजे की गिरफ्तारी की वजह बनी है इनोवा और उससे जुड़ी सीसीटीवी फुटेज। एबीपी न्यूज के पास मौजूद एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज में 24 फरवरी सुबह 11:46 पर एक इनोवा कार मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर से निकल रही है, जबकि दूसरी फुटेज 13 मार्च शाम 3:15 की है, जब वही इनोवा कार उसी नंबर के साथ कमिश्नर ऑफिस से निकल रही है। इन 2 तस्वीरों के बीच ही एंटीलिया केस का पूरा राज छिपा है। एनआईए को सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान पता चला कि जिस गाड़ी का इस्तेमाल क्राइम में किया गया है वही गाड़ी मुंबई क्राइम ब्रांच भी इस्तेमाल करती थी, जिसके सबूत उन्हें सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से मिले हैं। एनआईए को एक 24 फरवरी तो दूसरा 13 मार्च का सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें जिस इनोवा गाड़ी जो दिखाई दे रही है उसका जो नंबर प्लेट है वो वही नंबर प्लेट है जिस नंबर प्लेट की इनोवा गाड़ी उस वक्त क्राइम सीन पर दोबारा आई थी, जिसमें से पीपीई किट पहना हुआ एक शख्स गाड़ी से नीचे उतरा था। इस इनोवा गाड़ी की मूवमेंट देखिए। 24 फरवरी कमिश्नर ऑफिस से थाने गाड़ी का नंबर बदला गया। 25 फरवरी रात 1:20 थाने से मुंबई मुलुंड टोल नाके की तस्वीरें, गाड़ी का नंबर बदला गया। 1:40 स्कॉर्पियो गाड़ी और इनोवा गाड़ी साथ आती हैं। रात 2:18 दोनों गाड़ियां एंटीलिया के पास पहुंचती हैं। विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो को खड़ा कर दिया जाता है। दोनों ड्राइवर इनोवा में बैठकर फरार हो जाते हैं। रात 3:05 फिर से मुलुंड टोल को पार करती है इनोवा, थाने की तरफ बढ़ती है, फिर नंबर बदला गया। सुबह 4:03 मुलुंड टोल को पार कर मुंबई आती है, फिर नंबर बदला गया। सुबह 4:35 इनोवा का ड्राइवर पीपी किट पहनकर स्कॉर्पियो की जांच करता है। सुबह 5:18 मुलुंड टोल से वापस थाने की तरफ जाती है इनोवा, फिर नंबर बदला गया। एबीपी न्यूज उस नंबर प्लेट बनाने वाले तक भी पहुंच गया जहां से नकली नंबर प्लेट बनाई गई थी। पता चला कि मुंबई पुलिस 2 बार पहले ही पूछताछ कर चुकी है। सचिन वाजे सर थे। सचिन वाजे खुद आए थे? हाँ, एक बार। हाँ। जब वो आए थे तब उन्होंने आपसे क्या बातचीत की? रेगुलर पूछताछ की कि आप क्या बेचते हो, क्या नहीं बेचते हो, ये वो, बस दैट्स इट। और दूसरी बार जब टीम आई थी तब उन्होंने क्या बातचीत की? भी यही बात, सेम पूछताछ। नवीन तलरेजा से एक बार तो खुद सचिन वाजे पूछताछ कर चुका है और इस बात पर एनआईए का शक और गहरा हो गया। एनआईए ने सचिन वाजे को गिरफ्तार किया। एनआईए के सामने सबसे बड़ा चैलेंज सचिन वाजे से साजिश का मकसद और मकसद से जुड़े नाम उगलवाने हैं, लेकिन मकसद से जुड़ा एक दावा बीजेपी नेता नितेश राणे ने किया है। मुंबई में कई बुकी लोगों का रैकेट है जो इस पे इलीगल बेटिंग करते हैं। उनको ये सचिन वाजे ने कांटेक्ट किया। उनको ऐसा कहा गया कि आपके सारे बेटिंग के बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, तो आप ये सारी ये अगर आप ये बेटिंग चालू रखना चाहते तो हमको ये 150 का एक फिगर उनको कहा गया। ये सब अगर आप हम पे नहीं पहुंचाएंगे तो हम आपको अरेस्ट करेंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच ऊपर तक जा सकती है। यही वजह है पुलिस महकमे में हड़कंप है, लेकिन आरोपों की आस सिर्फ कमिश्नर तक नहीं है बल्कि खुद उद्धव ठाकरे पर आरोप लग रहे हैं। जब मुंबई महाराष्ट्र 100% लॉकडाउन में था, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक बार भी अपने घर से बाहर निकले नहीं थे, तभी अर्जेंट बिजनेस करके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने सचिन वाजे का सस्पेंशन रद्द करके 6 जून 2020 को वापस उसकी पुलिस दल में भर्ती की। इसके बारे में उद्धव ठाकरे जी एक्सप्लेनेशन देंगे क्या? बहाली के बाद सचिन वाजे वापस आए तो उनका नाम इतनी भयानक साजिश के साथ जुड़ गया। हालांकि सचिन वाजे के वकीलों का दावा है कि एनआईए के पास कोई सबूत नहीं है, पर एनआईए को शक है सचिन इस पूरी साजिश का एक छोटा हिस्सा है, लेकिन अहम कड़ी है। अब तक की पूछताछ से एनआईए को मास्टरमाइंड का पता नहीं लग सका है। तो कुमकुम, हमारी इस रिपोर्ट को देखकर दर्शकों के मन में सवाल होगा कि आखिर पूरी कहानी में वाजे विलन कैसे बनते नजर आ रहे हैं? वो कौन से सबूत है जिनसे सचिन वाजे पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है? रिपोर्ट एक और हमने तैयार की, इससे शायद आप समझ जाए। एनआईए की जांच का पहला हथियार बनी गाड़ियां। तमाम कोशिशों के बाद भी सबूत छिप नहीं सके। इनोवा गाड़ी बनी सबूत। जिस इनोवा गाड़ी को नंबर प्लेट बदल कर इस्तेमाल किया गया, वही सचिन वाजे की गिरफ्तारी की वजह बनी। एक स्टिकर ने सचिन की साजिश पर पानी फेर दिया। उस इनोवा गाड़ी को ढूंढना घास में सुई ढूंढने के बराबर था। इसके बाद एजेंसियों ने सीसीटीवी फुटेज को एनालाइज करना शुरू किया और आखिरकार उन्हें एक ऐसा फुटेज मिला
जिसमें पीछे के नंबर प्लेट के नीचे उन्हें स्टिकर मिला। इसके बाद जब वो इनोवा गाड़ी ने नंबर प्लेट बदल दिया, उसके बाद एजेंसियों को एक और फुटेज मिला जिसमें उसी तरह का स्टिकर पिछले नंबर प्लेट के नीचे था। फिर क्या यही वो लीड थी जिस लीड ने एनआईए को इनोवा तक पहुंचाया। स्कॉर्पियो गाड़ी बनी सबूत। स्कॉर्पियो गाड़ी में ही जिलेटिन की छड़ें रखी गई थी। साबित करने की कोशिश की गई कि इस गाड़ी को चुरा लिया गया था। सचिन वाजे इंकार करता रहा कि स्कॉर्पियो गाड़ी से उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन मनसुख की पत्नी हिरेन का दावा था कि स्कॉर्पियो 4 महीने पहले सचिन वाजे के पास ही थी। मनसुख बना सबूत। पहले दिन से ही साफ था कि सचिन वाजे स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख को जानता था। घटना के दिन से पहले और बाद में मुलाकातें भी हुई। सचिन वाजे ने मनसुख से पूछताछ भी की थी और फिर 5 मार्च को मनसुख का कत्ल हो गया। कत्ल के बाद पत्नी ने खुलकर आरोप लगाया कि हत्या में सचिन वाजे का हाथ है। सीसीटीवी से मिलेंगे सबूत। सीसीटीवी में इनोवा का मूवमेंट दिखा तो ये भी दिखा कि एक शख्स इनोवा से निकलकर स्कॉर्पियो की जांच कर रहा है। पीपीई किट पहने शख्स को अंदाजा भी नहीं होगा कि फोरेंसिक पड़ताल के बाद उसकी पहचान की जा सकती है। फोरेंसिक गेट एनालिसिस करके एक टेक्निक होती है जिसमें जब एक व्यक्ति खड़ा होता है या वॉक कर रहा है या दौड़ रहा है तो उसका एनालिसिस, अगर कोई व्यक्ति ने जैसे हुडी पहनी है या स्वेटशर्ट लूज कपड़े पहने हैं और या मास्क पहना है या स्कार्फ बांधा है मुंह में, ग्लव्स पहने हैं, सनग्लासेस पहने हैं, ऐसे केसेस में ये टेक्निक यूज होती है जिसमें एक व्यक्ति का जो खड़े रहने का तरीका है, वॉक करने का तरीका है, उसको एनालाइज किया जाता है। व्हाट्सएप स्टोरी के बाद शिकंजा। सचिन वाजे पूछताछ से भाग रहा था। ऐसे में शनिवार सुबह सचिन वाजे ने व्हाट्सएप पर एक इमोशनल मैसेज डाला। ऐसा लग रहा है कि इतिहास एक बार फिर से दोहराया जाएगा। मेरे साथी अधिकारी गलत तरीके से मुझे फंसाने में लगे हैं, लेकिन पहले की तुलना में इस बार स्थिति अलग है। उस वक्त मेरे पास 17 साल की आशा थी, संयम था, जिंदगी और सर्विस भी थी, लेकिन अब मेरे पास न 17 सालों की जिंदगी है, न सर्विस और न ही जिंदा रहने का धैर्य। मुझे लगता है दुनिया को अलविदा कहने का समय नजदीक आ रहा है। इसके बाद एनआईए को लगा कि सचिन कुछ गलत कदम उठा सकते हैं, इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच एक बड़ी खबर इराक से आ रही है। इराक की राजधानी बगदाद के उत्तरी इलाके में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाकर एक बार फिर रॉकेट से हमला किया गया है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी सैनिकों के एयरबेस पर 7 रॉकेट से हमला किया गया है। अमेरिका ने ईरान समर्थित ग्रुप पर हमले का आरोप लगाया है। हमले में किसी को नुकसान पहुंचने की खबर नहीं है, जो एक राहत की बात है। आपको बता दें कि बाइडेन सरकार आने के बाद अमेरिका ईरान में तनाव कम होने और बातचीत शुरू होने की चर्चा ही चल रही थी, लेकिन फिर से दोनों देशों में एक बार फिर से तनाव बढ़ता दिख रहा। और इसकी तस्दीक करती है ये खबर, जहां इराक में अमेरिकी सैनिकों पर रॉकेट से हमला किया गया। राहत की बात यह रही कि जिस एयरबेस पर 7 रॉकेट से हमला दागा गया, वहां पर जो अमेरिकी सैनिक मौजूद थे उनमें से कोई हताहत नहीं हुआ है। हो सकता है कि किसी तरह बच निकले हों। रॉकेट से हमले में किसी को नुकसान की खबर नहीं मिल रही है, लेकिन ये एक बार फिर से तनाव बढ़ाती हुई खबर। इराक में अमेरिकी सैनिकों पर रॉकेट से हमला किया गया। 7 रॉकेट एक एक कर दागे गए। बगदाद में एयरबेस पर 7 रॉकेट से हमला किया गया। अमेरिका ने ईरान समर्थित ग्रुप पर इसका आरोप भी लगाया है। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूपी से। प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों और नर्सों के बीच झड़प हो गई। नर्सेस का आरोप है कि डॉक्टर महेंद्र ने एक नर्स की पिटाई कर दी। नर्स अब डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस बाबत बड़ी खबर मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से। प्रयागराज का ये मामला है जहां नर्सेस और डॉक्टर्स के बीच झड़प हो गई। नर्सों ने डॉक्टर के खिलाफ अब कार्रवाई की मांग की है। प्रयागराज की खबर है, नर्सेस और डॉक्टर्स आपस में भिड़ गए। दरअसल प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों और नर्सों के बीच झड़प तब हुई जब नर्सों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर महेंद्र ने एक नर्स की पिटाई कर दी और इसी को लेकर नर्स अब डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब देखिए, नर्सेस एक तरफ खड़ी हैं, डॉक्टर्स एक तरफ खड़े हैं और सीधा आर पार की लड़ाई के मूड में। आप सोचिए इस अस्पताल में मरीजों का क्या हाल होगा जब वो सबसे महत्वपूर्ण लोग, नर्सेज और डॉक्टर, जिन पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है मरीजों को संभालने की, वही एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं और एक दूसरे पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सुबह 11 बजे कोरोना के बढ़ते खतरे और वैक्सीन को लेकर मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने बुलाई है। आपको हम याद दिला दें कि देश में कोरोना के रोजाना 25,000
के पार पहुंचने के केसेस चिंता बढ़ाने वाले हैं। महाराष्ट्र, केरल और दिल्ली ये कुछ राज्य हैं जहां एक बार फिर से दूसरी वेव आती कोरोना की दिखाई दे रही है। वैक्सीनेशन का काम कहां तक पहुंचा, कहां दिक्कत है, इसके अलावा कोरोना को एक बार फिर से कैसे रोका जाए, इसको लेकर कल प्रधानमंत्री ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है मुख्यमंत्रियों की। इससे पहले भी आपको बता दें कि समय समय पर इस तरह की बैठक प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ होती रही है। भारत में एक बार फिर कोरोना महामारी ने दस्तक दे दी है। इस लहर में सबसे ज्यादा परेशान करने वाले आंकड़े महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। भारत में कोरोना के कुल 2,19,262 केस हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 1,27,480 केस हैं। मतलब देश में कोरोना के 58% मामले महाराष्ट्र से ही हैं। आंकड़े बताते हैं कि देश में कोरोना की लड़ाई महाराष्ट्र में बेहद कमजोर हो रही है। वहीं महाराष्ट्र के 5 जिलों में हालत बद से बदतर होती जा रही है। पुणे में 25,673 केस, नागपुर में 16,964 केस, मुंबई में 12,535, ठाणे में 12,332 और नासिक में 7,688 केस हैं। इन बढ़ते मामलों के बावजूद लापरवाही की तस्वीरें जस की तस बनी हुई हैं। बाजारों में भीड़ है और लोग बिना मास्क के सड़क पर नजर आ रहे हैं, तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग भी ना के बराबर है। ये हाल तब है जब महाराष्ट्र के कई हिस्सों में एहतियातन लॉकडाउन लगाया गया है। लातूर में 31 मार्च तक रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। साप्ताहिक बाजारों पर भी रोक है। वहीं नागपुर में भी 21 मार्च तक लॉकडाउन लगाया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना से सिर्फ वहाँ के लोगों को ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों को भी खतरा है, क्योंकि महाराष्ट्र में काम कर रहे लोग आसपास के राज्यों में भी जाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि लोग इस खतरे को समझें और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कोरोना नियमों का पालन करें। महाराष्ट्र के बाद बात एमपी की कर लेते हैं। एमपी में भी कोरोना की दस्तक के बाद नाइट कर्फ्यू की चर्चा तेज हो गई है। ये मध्य प्रदेश के विधानसभा की तस्वीरें हैं। भीड़ भाड़, सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी और कई चेहरों पर आधे लटके तो कहीं कहीं हाथ में ही मास्क नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें इसलिए डरा रही हैं क्योंकि एमपी में कोरोना की जो दूसरी चोट पड़ी है उससे विधानसभा भी अछूता नहीं है। एमपी विधानसभा में अब तक 5 विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विधानसभा के 4 मार्शल भी कोरोना की चपेट में आ गए। कोरोना विस्फोट के बाद जगह जगह निर्देश चिपकाए गए हैं, लेकिन ये विधानसभा की दीवारों की सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए ही है। वहीं राजधानी भोपाल में भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। रविवार को भोपाल में कोरोना के 241 मरीज मिले, जबकि पूरे मध्य प्रदेश में 743 मामले सामने आए। भोपाल में दोबारा नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार किया जा रहा है। सारी चीजों पर विचार के मैंने निर्देश दिए और कल फिर बैठक होगी। आज संबंधित विभाग तैयारी पूरी करेंगे। वहीं विधानसभा में कोरोना की दस्तक को देखते हुए 26 मार्च तक चलने वाले सत्र को भी समय से पहले खत्म किया जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि कल होने वाली बैठक में यह तय किया जाएगा कि विधानसभा सत्र आगे बढ़ाया जाए या यहीं से स्थगित कर दिया जाए। मगर निश्चित ही अधिकतर विधायकों में ये बड़ी चिंता का कारण बन गया है कि जिस तरह से विधायक भी कोरोना पॉजिटिव बनकर सामने आ रहे हैं। ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, भोपाल। अब खबर दिल्ली से, जहां जामिया मिलिया की खबर है, जहां कुछ छात्र संगठनों ने मिलकर यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर धरना दिया। कैंपस खोलो, कैंपस खोलो, कैंपस खोलो, कैंपस खोलो। दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी में एक बार फिर गूंजे आजादी के नारे, लेकिन इस बार ये विरोध और ये आजादी की मांग भविष्य को लेकर है कि जब इंसान पढ़ेगा तो भाई वो नौकरी की मांग करेगा, जब इंसान जाहिल रहेगा तो नौकरी की मांग करेगा नहीं। जामिया यूनिवर्सिटी पिछले 1 साल से कोरोना के कारण बंद है। देश के दूसरे कई विश्वविद्यालय कोरोना प्रोटोकॉल के तहत वापस खोले जा चुके हैं, लेकिन जामिया यूनिवर्सिटी की ओर से कैंपस खुलने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया। इसलिए आईसा और एसएफआई जैसे छात्र संगठन मिलकर यूनिवर्सिटी को फिर से खोलने की मांग कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू की तर्ज पर जामिया को भी चरणबद्ध ढंग से खोला जाए। छात्र संगठनों का कहना है कि आधे छात्र ऑनलाइन क्लास में शामिल नहीं हो पाते। छात्रों की शिकायत है कि हिंदी, उर्दू और अन्य स्थानीय भाषाओं को खोजने में कठिनाई सामने आती है। विरोध प्रदर्शन के दौरान यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों से कहा कि आदेश आते ही कैंपस वापस खोल दिया जाएगा। हमें तो इंतजार है, यूनिवर्सिटी खुलेगी 100% और वी आर इन। दिल्ली में एक बार फिर केजरीवाल बनाम केंद्र की दंगल शुरू हो चुकी है और ये संग्राम इस बात पर है कि आखिर दिल्ली का बॉस है कौन। सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन बिल पेश किया गया, जिसमें 3 बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं।
एनसीटी एक्ट ऑफ दिल्ली 1991 के सेक्शन 21 में बदलाव करके कहा गया है कि दिल्ली विधानसभा से पारित किए गए किसी भी कानून में सरकार शब्द का मतलब उपराज्यपाल माना जाएगा। सेक्शन 24 का दायरा बढ़ाया गया है, जिसमें अगर उपराज्यपाल चाहें तो विधानसभा से पारित कानून को मंजूरी देने से मना कर सकते हैं। सेक्शन 44 में किए बदलाव के मुताबिक दिल्ली सरकार या विधानसभा द्वारा लिए गए किसी भी फैसले के क्रियान्वयन से पहले उपराज्यपाल की राय लेना अनिवार्य बताया गया है। केजरीवाल इसे संविधान विरोधी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बताकर बीजेपी को घेर रहे हैं, तो बीजेपी आरोपों को नकार रही है। ये कह रहे हैं कि चुनी हुई सरकार के पास में 3 सब्जेक्ट तो छोड़ दीजिए, किसी भी मामले में चुनी हुई सरकार सरकार ही नहीं होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार होंगे। मुझे लगता है केजरीवाल जी उनके पाप बाहर आएंगे, जनता के सामने आएंगे, उस डर से इस प्रकार की प्रतिक्रिया कर रहे हैं। लोकसभा में चर्चा और पास होने के बाद बिल राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन इस पर दिल्ली में अभी से ही सियासत गर्म हो गई है। चुनाव में उम्मीदवारों का चयन और चयन के बाद विरोध के स्वरों को रोकना किसी भी पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। बंगाल में बीजेपी के लिए यही विरोध सिरदर्द बन गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में अपने ही दफ्तर के बाहर अपने ही उम्मीदवारों के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये विरोध प्रदर्शन देखिए। विधानसभा चुनाव में पंचला और उदय नारायणपुर की सीटों के उम्मीदवार को लेकर ये हंगामा हो रहा है। हालांकि इसी शहर से आई दूसरी तस्वीर बीजेपी के एक अलग जोश को ही बयां कर रही है। नारेबाजी करते हुए ये युवा बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। कोलकाता के इंडियन कॉफी हाउस में बीजेपी को वोट न देने की अपील की गई है। नो वोट टू बीजेपी के पोस्टर लगाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को एतराज था और कार्यकर्ता कॉफी हाउस पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। पूर्वोत्तर के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले असम में 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। असम में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया और बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस ने। असम में फिर से सरकार बनाने की कोशिशों में जुटी बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर जोरदार हमला हुआ है। हमले की कमान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली। और कांग्रेस पार्टी निर्लज होकर एक और सेक्युलरिज्म की बात करते हैं और दूसरी ओर यहाँ बदरुद्दीन अजमल के साथ बैठे। गुवाहाटी में अमित शाह तो उससे कुछ ही दूर डिब्रूगढ़ में एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने राहुल गांधी की तुलना जिन्ना से कर दी। राहुल बाबा और तुम्हारी कांग्रेस उसी अजमल को गले लगा दिया। अजीब हो गई कांग्रेस आज। ये राहुल गांधी के रास्ते पे नहीं चल रहे, ये तो जिन्ना के रास्ते पे चल रहे हैं रे। बीजेपी की कोशिश असम में दूसरी बार सरकार बनाने की है। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे का अनुमान भी इसी ओर इशारा कर रहा है। सर्वे का अनुमान है कि असम में बीजेपी यानी एनडीए की सरकार दोबारा बन सकती है। 126 सीटों वाली असम विधानसभा में एनडीए को 64 से 72 सीटें मिलने का अनुमान है। यूपीए को 52 से 60 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में अधिकतम 5 सीटें आ सकती हैं। सर्वे में बीजेपी को बहुमत तो मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस भी ज्यादा पीछे नहीं है। इसलिए आने वाले समय में दोनों तरफ से ये जुबानी जंग और भी ज्यादा तेज हो सकती है। बात बंगाल की। बंगाल में चुनाव है और वहां धर्म की राजनीति जोरों पर है। असदुद्दीन ओवैसी को बंगाल में सभा करने की इजाजत नहीं मिली तो उन्होंने यूपी को ही सियासी मैदान बना लिया और धर्म का कार्ड खेला। देश के बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि ठोक दो। मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की थी और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी पॉपुलेशन का परसेंटेज 18 या 19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों? यूपी के बलरामपुर में ओवैसी का ये बयान राजनीतिक संकेतों की तीरंदाजी है। कारण जानेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे ओवैसी यूपी के जरिए बंगाल की चुनावी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बंगाल में करीब 30% मुस्लिम आबादी है। सीटों की बात करें तो 70 से 100 सीटों पर मुस्लिमों का एकतरफा वोट हार जीत तय करता है। ओवैसी ने यह बयान यूपी में दिया, जबकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बंगाल में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आज बंगाल के पुरुलिया, बाकुंडा और पश्चिमी मिदनापुर में रैली करेंगे।
बंगाल में ओवैसी मटिया बुर्ज में रैली करने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। अब योगी पर निशाना साध और अपराधियों में हिंदू मुसलमान कर ओवैसी दरअसल बंगाल की राजनीति कर रहे हैं। ओवैसी ने निशाना साधा तो यूपी सरकार के मुस्लिम चेहरे और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन नजर सामने आए। एक देश के बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि ठोक दो, मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की। आखिर ये जुल्म क्यों? इस तरह की भाषा का इस्तेमाल देश में करते हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि अभी इनके मन में कोई और एक विभाजन की तस्वीर उभर कर सामने आती है। इनके वक्तव्य में कानून व्यवस्था और उसको बिगाड़ने का काम कोई भी करेगा, कानून हाथ में लेने का कोई भी काम करेगा, उसके साथ पुलिस अपना काम करेगी। वैसे ओवैसी के आरोप की बात करें तो आंकड़ों के तराजू में ये झूठ साबित होता है। मार्च 2017 से मार्च 2021 के बीच कुल 7,760 एनकाउंटर हुए। एनकाउंटर में कुल 135 अधिकारी मारे गए, जिसमें से 85 अपराधी हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, जबकि 47 अपराधी मुस्लिम थे। अब तक अपराधियों को धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाता था, सियासतदान भी इसका लिहाज रखते थे, लेकिन अब लगता है कि सत्ता की भूख में लिहाज का ये बंधन भी टूट गया है। पीएम मोदी की गिनती दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में होती है तो आप जानते हैं, इस पर कोई विवाद भी नहीं। लेकिन उत्तराखंड के सीएम ने पीएम मोदी की तारीफ करते करते कुछ ऐसा कह दिया जो खुद पीएम मोदी को पसंद नहीं आया। यही समाज का काम किया था, इसलिए भगवान मानने लगे। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को भी उसी रूप में हम मानने लगेंगे। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भगवान श्री राम दिखते हैं। तीरथ सिंह रावत हरिद्वार में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और यहां भावनाओं में इतना बह गए कि उनके मुंह से वो निकल गया जिसकी उम्मीद मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे किसी नेता से नहीं की जा सकती। मोदी का चमत्कार है। मैं तो कई बार कहता हूँ लोगों को, द्वापर में त्रेता में राम कृष्ण हुए हैं और राम ने भी यही समाज का काम किया था, इसलिए भगवान मानने लगे। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को भी उसी रूप में हम मानने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की तरफ से ये पहले नेता हैं जो पीएम की तारीफ में ऐसे बहे हों। हाल के दिनों में तो मानो बीजेपी में इसकी होड़ सी मची है। 11 मार्च 2021 को हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पीएम मोदी को भगवान शिव का अवतार बता दिया था। शिवशंकर का ही जो है वरदान है और प्रताप है, और हमको लगता है कि उन्हीं के अवतार पुरुष के रूप में जो है वो नरेंद्र मोदी जी जो है वो अवतरित हुए हैं इस दुनिया में। करीब 2 साल पहले महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता अवधूत वाघ ने नरेंद्र मोदी को भगवान विष्णु का 11वां अवतार बताया था। हिंदुस्तान की पार्टीगत पॉलिटिक्स में नेताओं की तारीफ करने की परंपरा रही है, लेकिन संवैधानिक पदों पर रहे नेता अब तक इससे बचते रहे हैं। लेकिन हाल के उदाहरणों को देखें तो लगता है कि तारीफ करने की परंपरा अब चाटुकारिता में बदल गई है। और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बेंगलुरु से जोमेटो के डिलीवरी बॉय पर हमला करने का आरोप लगाने वाली लड़की हितेशा चंद्रानी पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लड़की पर हमला करने और आपराधिक धमकी के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। लड़की के खिलाफ शिकायत डिलीवरी बॉय कामराज ने की थी। पहले आपको याद होगा इस मामले में लड़की ने कामराज पर यानी कि डिलीवरी बॉय पर हमला करने का आरोप लगाया था। सोशल मीडिया में वीडियो पर खूब चर्चा हुई, जिसके बाद पुलिस ने डिलीवरी बॉय को हिरासत में भी ले लिया है और अब डिलीवरी बॉय की तरफ से लड़की पर एफआईआर दर्ज कराई है। यहाँ बात पश्चिम बंगाल की हो रही है तो ये भी जान लीजिए, एबीपी न्यूज सी वोटर ओपिनियन पोल के सर्वे में पश्चिम बंगाल में फिर से ममता सरकार के आसार हैं। हालांकि बीजेपी टीएमसी को यहाँ कड़ी टक्कर देती हुई भी दिखाई दे रही है। वहीं सर्वे में असम एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने तय लग रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए पहले दौर की वोटिंग में 12 दिन का वक्त बचा है। एबीपी न्यूज के लिए सर्वे एजेंसी सी वोटर ने ओपिनियन पोल किया है। सभी 5 राज्यों की 824 विधानसभा सीटों पर 52,997 लोगों से बात की गई है। इसमें पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 19,314 लोगों से बात हुई है। सर्वे 28 फरवरी से 13 मार्च तक किया गया। इसमें मार्जिन ऑफ एरर ±3 से ±5% है। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में पश्चिम बंगाल में तीसरी बार ममता बनर्जी की सरकार बन सकती है। दूसरे नंबर पर बीजेपी है जो टीएमसी को कड़ी टक्कर दे रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी को 150 से 166 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 98 से 114 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस और लेफ्ट के खाते में 23 से 31 सीटें जा सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती हैं।
पश्चिम बंगाल में हुए इस सर्वे में सी वोटर का एक सवाल ये भी था कि अगर आज चुनाव हुआ तो लोग किसे वोट देंगे और किसकी सरकार बनेगी। करीब 43% लोगों का कहना है कि टीएमसी को वोट देंगे और 42% लोगों का मानना है कि टीएमसी की ही सरकार बनेगी, जबकि 38% लोग बीजेपी को वोट देंगे और 39% का मानना है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन को वोट देने वाले 13% लोग हैं, जबकि 12% का मानना है कि इस गठबंधन की सरकार बनेगी। अन्य पार्टियों को वोट देने वालों की संख्या 5.5% है, जबकि 7.5% का कहना है कि अन्य की सरकार बनेगी। सी वोटर का अगला सवाल था कि क्या ममता सरकार से नाखुश हैं और बदलाव चाहते हैं। 45% लोगों ने कहा कि हाँ नाराज हैं, बदलना चाहते हैं। 40% लोग ऐसे भी थे जो नाराज हैं लेकिन बदलना नहीं चाहते, जबकि सिर्फ 15% लोग ही ऐसे हैं जो ममता बनर्जी की सरकार से न तो नाराज हैं और न ही उसे बदलना चाहते हैं। सी वोटर ने पूछा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी पसंद क्या होगी। 52% लोग ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। 27% को दिलीप घोष पसंद है। 7% का मानना है कि मुकुल रॉय मुख्यमंत्री बनने चाहिए। अधीर रंजन के पक्ष में 3% लोग हैं। शुभेंदु अधिकारी को 2% सीएम देखना चाहते हैं, जबकि अन्य नेताओं को 9% लोग सीएम देखना चाहते हैं। असम के चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे का अनुमान है कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार असम में एनडीए का वोट प्रतिशत थोड़ा बढ़ सकता है और असम में बीजेपी यानी एनडीए की सरकार दोबारा बन सकती है। 126 सीटों वाली असम विधानसभा में एनडीए को 64 से 72 सीटें मिलने का अनुमान है। यूपीए को 52 से 60 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 0 से 5 सीटें आ सकती हैं। तमिलनाडु ओपिनियन पोल के मुताबिक 234 सीट वाली तमिलनाडु विधानसभा में यूपीए को 161 से 159 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए को केवल 53 से 61 सीटें मिलने का अनुमान है। कमल हसन की पार्टी एमएनएम को 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं। एएमएमके को 1 से 5 सीट मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 3 से 7 सीटें जा सकती हैं। केरल ओपिनियन पोल के मुताबिक केरल में एलडीएफ को 77 से 85 सीटें मिल सकती हैं। यूडीएफ को 54 से 62 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य का खाता खुलने के कोई आसार नहीं है। 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच होने वाले चुनाव के नतीजे 2 मई को आएंगे। चुनाव को लेकर सबसे विश्वसनीय खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज। प्रतिमा केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो भी इस बार बंगाल चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। बाबुल सुप्रियो ने आज से अपना प्रचार शुरू कर दिया है। बाबुल सुप्रियो टॉलीगंज से उम्मीदवार बनाए गए हैं पार्टी द्वारा। बीजेपी ने बंगाल में 4 सांसदों को विधानसभा का टिकट दिया है, जिसमें बाबुल सुप्रियो भी शामिल है। तस्वीरें आप देख रहे हैं उनके प्रचार की। अब एक खबर राजस्थान से। राजस्थान सरकार ने माना है कि पिछले साल जुलाई महीने में उसने फोन टैपिंग करवाई थी। एक विधायक के विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा गया है कि टैपिंग सभी कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखकर ही की गई है। सरकार के इस कबूलनामे पर सियासी बवाल की आशंका है। राजस्थान विधानसभा में आज ये मुद्दा उठ भी सकता है। राजस्थान की सियासत में ताजा उबाल पुराने मामले को लेकर है। मामला है फोन टैपिंग का, जिससे गहलोत सरकार अभी तक इंकार करती रही, लेकिन विधानसभा में लिखित जवाब में इसका इकरार कर लिया। मामले ने तूल पकड़ा था पिछले साल जुलाई में। अब 8 महीने बाद सरकार ने विधानसभा में पूछे गए सवाल का जवाब राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट पर डाल दिया है। जवाब में मुख्य रूप से फोन टैपिंग की बात को स्वीकार किया गया है। राजस्थान पुलिस ने प्रावधानों के तहत ही सक्षम अधिकारी से मंजूरी लेकर फोन टैप किए हैं। सरकार ने चुपचाप कबूलनामा दिया, लेकिन बीजेपी ने पूरे मामले को लपक लिया। गहलोत से इस्तीफे की मांग राजस्थान के सियासी गलियारे में गूंजने लगी। खुद चीफ सेक्रेटरी ने मना किया था कि इस तरीके की कोई हमारे पास पेंडिंग नहीं है, न हमने कोई अनुमति दी है। एसीएस और सीएस दोनों के कोर्ट थे उस समय। मुख्यमंत्री जी की नीयत में कहीं न कहीं खोट है, वो इनसिक्योर हैं, लेकिन इनसिक्योर होते हुए वो सदन के समक्ष गुमराह करें, वो झूठ बोलें, तो मुझे लगता है कि नैतिकता तो यही कहती है कि उनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और इसकी सीबीआई से ठीक तरीके से जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सरकार पर हमला हुआ तो परिवहन मंत्री सत्ता की गाड़ी बचाने सामने आए। इनके नेता की जो टेप आई थी उसमें इनके केंद्रीय मंत्री का एक का नाम आया
तो टेपिंग का तोड़ना था, वो तो उधर से खुला कि उन्होंने बात की। और यदि आप इतने ईमानदार थे तो आपको जांच करा लेनी चाहिए थी अपनी वॉइस। वो कहते हैं साहब ये बुलाकर करें, तो आप इतने बड़े लीडर हैं तो आगे आकर करा लेते वॉइस की जांच, और कहते थे मेरी जांच कर लो, मैं तो बिल्कुल पाक साफ हूँ, तो सच्चाई सामने आ जाती। राजस्थान सरकार अभी तक फोन टैपिंग मामले से इनकार करती आई थी। टेप कांड के 2 दिन बाद 17 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष सिंह के साथ बातचीत में दावा किया था कि अगर बीजेपी के आरोप सच साबित हुए तो वो राजनीति ही छोड़ देंगे। मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से नहीं किया गया क्योंकि ये आरोप लग रहे हैं। ऑफिस की तरफ होता भी नहीं है। ये कभी उनको अगर ये लगता है कि हमने षड्यंत्र करके टैप फर्जी टैप बनाई है, अगर ये आरोप लगाते हैं तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे सकता हूँ, राजनीति छोड़ सकता हूँ मैं। ये आरोप लगाते हैं कि मैंने मेरे ऑफिस में टैप बनाई है। अगर ये साबित हो गया तो आप राजनीति छोड़ने के लिए? मुझे क्या अधिकार है? अगर मैं झूठी टैप बनवाऊँ लोगों की अपने हित के अंदर सरकार बचाने के लिए, तो मेरा मॉरल अधिकार है कि मैं सरकार में बना रहूं। अब समझिए ये पूरा मामला क्या था, क्योंकि जब ये मामला उछला तो उस समय सवालों के घेरे में गहलोत की सत्ता के दुश्मन बने सचिन पायलट खेमा बगावती तेवर में था। गहलोत अटैक मोड में थे तो उस समय फोन टैपिंग को स्वीकार न करना सत्ता बचाने के लिए जरूरी था। पिछले साल जुलाई में सचिन पायलट खेमे की बगावत के वक्त गहलोत सरकार पर फोन टेप के आरोप लगे थे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का विधायकों की खरीद फरोख्त का कथित ऑडियो टेप वायरल हो गया था। 15 जुलाई 2020 को अशोक गहलोत गुट की ओर से वायरल हुए इस टेप में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह, कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा और तत्कालीन मंत्री विश्वेंद्र सिंह की बातचीत का दावा किया गया था। तब बीजेपी ने ऑडियो को फर्जी बताया था, गहलोत ने ऑडियो को असली बताया था, लेकिन फोन टैपिंग से इनकार किया था। अब विधानसभा की वेबसाइट पर टैपिंग का जिन्न फिर बाहर आ गया है। गहलोत सरकार विधानसभा के गणित में मजबूत नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी इस पूरे मामले को आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। हैरानी नहीं होगी कि अगर बीजेपी की सीबीआई जांच वाली मांग जल्द ही मान ली जाए। अब एक ऐसी खबर जो आपको जरूर जाननी चाहिए। इन दिनों देश भर में, दुनिया भर में एक चर्चा चल रही है कि वैवाहिक रेप को अपराध माना जाए या ना माना जाए। दुनिया के कई देशों में वैवाहिक रेप को लेकर कानून क्या है और भारत में इसको लेकर किस तरह की मांगे उठ रही हैं, समझिए। To criminalize marital rape. So since decades now there have been demands from several quarters, several women's organizations, groups asking that marital rape has to be made a criminal offense. So after the lockdown especially, we have seen that these instances have increased, and in fact the seriousness also amplified to a great extent. Thank you. We have to evolve consensus. It's an important issue. दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में वैवाहिक बलात्कार अपराध माना जाता है। भारत उन 36 देशों में शामिल है जहां ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। महिलाओं के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हिंदुस्तान में कई कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन आईपीसी में वैवाहिक बलात्कार के लिए कोई धारा नहीं है। आईपीसी की धारा 375 में बिना महिला की सहमति के बनाए गए सभी यौन संबंधों को बलात्कार कहा गया है, लेकिन आईपीसी की धारा 375 के एक्सेप्शन 2 में कहा गया है कि 15 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ पति का यौन संबंध बलात्कार माना जाएगा। लंबे समय से मांग होती रही है कि बिना पत्नी की सहमति के यौन संबंध को भी अपराध माना जाए, भले ही पत्नी की उम्र 18 वर्ष हो या 80 वर्ष। यूएन की महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर बनी कमेटी ने साल 2013 में भारत से वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाने की सिफारिश की थी। निर्भया रेप केस पर बनी जेएस वर्मा कमेटी ने भी इसे अपराध की श्रेणी में डालने की सिफारिश की थी। अब वक्त आ गया है कि महिलाओं के हित में हमेशा दुनिया के लिए नजीर बनने वाले हिंदुस्तान में भी वैवाहिक बलात्कार पर न सिर्फ चर्चा हो बल्कि इसे अपराध भी माना जाए। आपको बता दें, नंदीग्राम सीट से बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नामांकन पर सवाल उठा दिए। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट से समझिए। मामला আছে দায়িত্ব छोटा मामला सप्रेस ऑफ फैक्ट। यही वो चिट्ठी है जो बीजेपी ने ममता के खिलाफ चुनाव आयोग को लिखी है। उनका नामांकन को बातिल। बीजेपी का आरोप है कि नामांकन का पर्चा भरते वक्त ममता ने अपने खिलाफ दर्ज मामले छिपा लिए। इस चिट्ठी में उन मुकदमों की पूरी लिस्ट बताई गई है जो ममता के खिलाफ अलग अलग थानों में दर्ज है। तो আমরা এলেই দেব, কোনো উপায় নেই। মাননীয় নন্দীগ্রাম থেকে নমিনেশন করেছেন, আমি আজকে অবজেকশন করেছি। 6টা মামলা আছে দায়িত্বতে, 6টা মামলা সাপ্রেস অফ ফ্যাক্ট। 18 সালে 5টা আসামে মামলা হয়েছিল দায়নি,
আর একটা সিবিআই কাছে মামলা পেন্ডিং আছে সেটা দেয়নি। আমি আজকে কমপ্লেন করেছি। शुभेंदु अधिकारी की चिट्ठी में ममता बनर्जी पर सीबीआई के भी एक केस का जिक्र है। हालांकि बाद में सीबीआई ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी पर कोई केस नहीं है, ये केस एक दूसरी ममता बनर्जी पर है जो आसनसोल की रहने वाली है। एक तरफ टीएमसी के सबसे बड़े चेहरे पर बीजेपी की तरफ से सवाल उठे तो दूसरी तरफ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। मोइत्रा के निशाने पर मनोनीत राज्यसभा सांसद और तारकेश्वर से बीजेपी उम्मीदवार स्वपन दास गुप्ता हैं। स्वपन दास गुप्ता विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची कहती है कि यदि कोई शपथ के साथ 6 महीने के बाद किसी भी राजनीतिक पार्टी में शामिल होता है तो राज्यसभा सदस्य को अयोग्य घोषित किया जाएगा। उन्हें अप्रैल 2016 में शपथ दिलाई गई थी। बीजेपी में शामिल होने के बाद अब उनको अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। अब इन दोनों ही मामलों में फैसला चुनाव आयोग को लेना है, लेकिन दोनों ही तरफ से इस मुद्दे पर चुनाव में वार पलटवार का दौर जारी रह सकता है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों से भरी मिली स्कॉर्पियो कार मामले में नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक शख्स पीपी किट पहने स्कॉर्पियो कार के पास दिख रहा है। कहा जा रहा है कि ये शख्स अपनी पहचान छिपाने के लिए पीपी किट पहना हुआ है। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास में 25 फरवरी को विस्फोटक और धमकी भरे पत्र मामले में ये ताजा मोड़ है। हालांकि इस तरह की वीडियो कल भी सामने आई थी। ये एक नया वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं ये शख्स पीपी किट पहना हुआ है और गाड़ी के आसपास दिखाई दे रहा है। एंटीलिया केस में पीपी किट में संदिग्ध का वीडियो, एक और वीडियो मिला है। एनआईए के लिए महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। एंटीलिया केस में पीपी किट में संदिग्ध का ये दूसरा वीडियो आप कह सकते हैं। वैभव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। वैभव, कल भी हमारे पास एक ऐसा वीडियो पीपी किट पहने हुए दिखा था। कल के वीडियो में और आज के इस वीडियो में क्या फर्क है? जी बहुत सारा फर्क है और एनआईए जी जिस तरह से तपास करी है उस हिसाब से ये जो चाल का तरीका है जिसके ऊपर पूरा संशय है जो सचिन वाजे उनकी चलने का तरीका और इस वीडियो में जो शक चल रहा है इस वीडियो को मैच किया जाएगा। और ये वीडियो सिर्फ एबीपी न्यूज के पास है जिसके माध्यम से हम सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ये जो शख्स है ये कैसे पीपी किट पहने हुए यहाँ से एंटीलिया रोड से जा रहा है। ये उस समय की घटना है जहाँ पे स्कॉर्पियो रखी गई थी और वापस 2 घंटे के बाद ये शख्स वहाँ पे आया था। उसने गाड़ी को अनब्लॉक किया, उसमें कुछ रखा और फिर वापस से ये चलते हुए जा रहे हैं। और इस तरह का जो वीडियो है ये हम दिखा रहे हैं जिसमें पीपी किट पहना हुआ है और ये जो शख्स है उसको अब आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि ये शख्स कौन है। जैसे कि सचिन वाजे के 2 ड्राइवर्स हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। जी और जी वैभव, सभी लोगों को चलने का तरीका कैसा था और इस वीडियो में जो शख्स चल रहा है इसका चलने का तरीका। बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी वैभव दे रहे हैं कि एक और वीडियो सरफेस हुआ है जो आप इस वक्त एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव वीडियो एबीपी न्यूज के पास है जिसको अब एनआईए इस हिसाब से जांच करने वाली कि जिस वीडियो में पीपी किट पहनकर चल रहा आदमी है उसकी चाल, उसके चलने के तरीके को मैच किया जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि कहीं ये सचिन वाजे ही तो नहीं। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।